ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ, एडिटोरियल, ये आर्टिकल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आपको मिलती है, तो जरूर आप लोग को पढ़ा करिएगा। कांग्रेस के भविष्य पर नए सवाल, ये राजनीति की बातें हो रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और आप देखते हैं कि इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे और इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ना होगा आप लोगों को इसे, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर डाल देता हूं, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। या आप देखिए, झूठे आरोप लगाने की खतरनाक सुविधा। या आप देखेंगे, बीते दिनों दिल्ली उच्च न्यायालय ने सूरज प्रकाश बनाम राज्य एवं अन्य के मामले से जुड़ी दुष्कर्म की एक एफआईआर खारिज करते हुए कहा कि जिस प्रावधान के तहत एफआईआर दर्ज की गई वह महिलाओं के विरुद्ध सबसे जघन्य अपराधों में से एक है, लेकिन यह भी एक स्थापित तथ्य है कि कुछ लोग इसे पुरुषों को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो हमारी अदालतें कहने लगी कि कुछ महिलाएं इनका धड़ल्ले से दुरुपयोग कर रही हैं इस कानूनों का, और आप देखते हैं लोगों के परिवारों को परेशान भी किया जा रहा है। और आप देखते हैं कि दिल्ली के उच्च न्यायालय की इस फैसले के पीछे ही दिल्ली की एक अन्य अदालत का निर्णय भी दुष्कर्म के झूठे आरोपों की परत खोलता दिखाई देता है। और आप देखिए, जिला न्यायालय उत्तरी दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायालय अजय नागर ने 2019 में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के कथित मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया। पाया कि शिकायतकर्ता उसके साथ सहमति से संबंध में थी और निर्दोष होती हुई 6 साल जेल में व्यतीत करना उस व्यवस्थागत असंवेदनशीलता को उजागर करता है जहां बिना तथ्यों की पुष्टि के पुरुष को अपराधी स्वीकार कर लिया जाता है। और आप देखिए, इस तरह के मामले में किसी पर एफआईआर होती है ना, तो उस पर आरोप भली लगो, लेकिन इस समाज उसे एक तरह से आप देखते हैं कि क्या मान लेता है, इसने सच में ये किया होगा, उसे आप देखिए दोषी मानने जैसा व्यवहार करने लगता है। और इसीलिए तो कहा जाता है कि इस तरह के मामलों में बड़े जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। और सुपर फास्ट जो होती है ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात होती है ना, उसमें सुनवाई होनी चाहिए कि जल्दी इसका फैसला हो। इसमें किंचित संदेह नहीं कि दुष्कर्म एक ऐसी पीड़ा है जिसका उबर पाना सहज नहीं है, क्योंकि यह जितने शारीरिक घाव देती है उससे कहीं अधिक जीवन पर्यंत मिलने वाली मानसिक पीड़ा परेशान करती है। इसलिए न्यायालय और पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों को गंभीरता से लेता है, परंतु इस गंभीरता के भाव से उस तार्किकता और संवेदनशीलता को विलोपित कर दिया है जहां न्याय और अपराध के बीच पूर्वाग्रहों का कोई स्थान नहीं होता है। महिलाओं के कथन को अंतिम सत्य मान लिए जाने की प्रवृत्ति ने पुरुषों के लिए न्याय प्रक्रिया को बहुत जटिल कर दिया। यह स्थिति तब और अधिक गंभीर हो जाती है जब न्यायालय के दरवाजे से जेल की दीवारों के बीच अपनी सत्यता को सिद्ध करने के लिए वकीलों तक पहुंचना हो। और इसका एक उदाहरण विष्णु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 28 जनवरी 2021 का फैसला तब चर्चा का विषय बना जब निर्दोष होने के बावजूद भी विष्णु को दुष्कर्म के आरोप में 20 साल जेल में गुजारना पड़ा। अब सोचिए, अपनी जिंदगी के 20 साल उसने खत्म कर दिए, उसके खत्म हो गए, और अब बाद में कह दिया जाए किसी कि वो आप तो भैया निर्दोष हैं, आपने कुछ गलत नहीं है किया, क्या बीती होगी। न्याय की लड़ाई में विष्णु का सब कुछ बिक गया, परंतु जब न्याय मिला तब तक उनके पास कुछ भी शेष नहीं बचा। ऐसे ना जाने कितने विष्णु न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, परंतु उनकी चीखें समाज और प्रशासन की उन कठोर धारणाओं के बीच दब जाती हैं जहां पुरुष को सदैव से ही शोषक माना जाता है। दिल्ली की एक अदालत में न्यायाधीश निवेदिता अनिल शर्मा ने राज्य बनाम राजू भट्ट मुकदमे में निर्णय देते हुए कहा था कि कोई भी पुरुष के सम्मान और गरिमा की बात नहीं करता, हर कोई महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, गरिमा के लिए संघर्ष कर रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बने जिसका कोई भी महिला दुरुपयोग कर सकती है, लेकिन ऐसी महिलाओं से पुरुषों के बचाव के लिए कानून कहाँ है। शायद अब समय आ गया है कि ऐसे मामलों की भुक्तभोगी पुरुषों के बचाव के लिए कानून बनाए जाए। समस्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हुए कानून में नहीं है, समस्या उन कानूनी ढांचे में है जहां महिलाएं बेखूब झूठे आरोप लगाती हैं, क्योंकि वे भली भांति जानती कि उनके झूठे आरोपों को न्याय की सकरी गलियों लंबी अवधि तक सुरक्षित रखेंगी। दोष मुक्त होने के आरोपित शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से टूट चुका होगा। इसी कारण झूठे आरोप लगाने वाली महिलाओं की जीत होती है। और बीते दशकों में आप देखते हैं कि ऐसे मामले अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं जहां झूठे आरोप लगाने वाले
पर महिला को सजा मिली हो। आबाद स्वरूप मई 2024 में बरेली की अदालत ने एक महिला को झूठी गवाही और झूठे दुष्कर्म के आरोप में दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अदालत ने महिला को 4 साल 6 महीने और 8 दिन की कारावास की सजा सुनाई, जो आरोपित द्वारा जेल में बिताए गए समय के बराबर थी। अगर इस तरह की कोई लकीर खींचती है ना, तो मैं कहता हूं कि झूठे मामले दर्ज कराने में भी महिलाओं को सोचना पड़ेगा। और मैं कहता हूं हमेशा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। और आप देखते हैं कि देखिए, ऐसा नहीं कि हर महिला दुरुपयोग कर रही है, लेकिन कुछ महिलाएं आप देखते हैं कि इस तरह के कानून का दुरुपयोग जरूर कर रही हैं, और वो अदालत के सामने भी है। अदालत के आंकड़े भी इस बात को कह रहे हैं। अदालत ने कहा कि अपने अवैध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पुलिस और अदालत का माध्यम के रूप में उपयोग करना अत्यधिक आपत्तिजनक है। यदि इतनी कठोरता झूठे आरोप लगाने वाली हर महिला के हिस्से में आए, तो निश्चित ही झूठे दुष्कर्म के आरोप में कमी आएगी। जितनी पीड़ादायक दुष्कर्म की घटना होगी, उतना ही पीड़ादायक दुष्कर्म के झूठे आरोपों से गुजरना भी। अगस्त 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने विमलेश अग्निहोत्री और अन्य बनाम राज्य एवं अन्य मामले पर निर्णय देते हुए कहा कि अपराध की गंभीर प्रकृति के कारण छेड़छाड़ दुष्कर्म के मामलों से संबंधित झूठे दावों आरोपों से सख्ती से निपटने की जरूरत है। और इस तरह के मुकदमे अनैतिक वादकारियों द्वारा उससे उम्मीद में लगाए जाते हैं कि दूसरा पक्ष डर या शर्म कर उनकी मांगों को स्वीकार कर ले। जब तक गलत काम करने वालों को उनकी कार्यों के परिणाम को भुगतान नहीं करना पड़ेगा, तब तक इस तरह के तुच्छ और झूठे मुकदमों को रोकना मुश्किल होगा। जॉन डेविस ने अपनी पुस्तक फॉल्स एक्यूजेशंस ऑफ रेप लिंचिंग इन द फर्स्ट सेंचुरी में उन मिथकों का वैज्ञानिक खंडन प्रस्तुत किया कि महिलाएं दुष्कर्म के बारे में झूठ नहीं बोलती हैं। डेविस ने आंकड़ों के आधार पर अपने विस्तृत शोध में यह रेखांकित किया कि दुष्कर्म के झूठे आरोपों से पुरुष का पारिवारिक और सामाजिक जीवन भी समाप्त हो जाता है। यह आवश्यक है कि दुष्कर्म जैसे आरोपों के समय पुलिस एवं न्यायिक व्यवस्था तार्किक एवं संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाए, अन्यथा समाज निर्दोषों की अंतिम पीड़ा को मूक होकर देखता रहेगा। यह न्याय की हार होगी। और अभी आपने देखा है ना कि अतुल सुभाष ने जो आत्महत्या की, उसको लेकर ये बातें हो रही हैं। अभी भी एक कोर्ट ने, आपने देखा होगा, टिप्पणी की थी। किसी महिला ने कहा कि वो अलग रह रही थी कि मेंटेनेंस के लिए भत्ता उसे 10 लाख चाहिए। तो उसने कहा कि भैया इतना अगर आपका खर्चा है, उसने कहा हम ब्रांडेड कपड़े पहनते, ब्रांडेड शौक करते हैं, तो अपन खुद कमाइए ना। कोर्ट ने कहा था ना। तो उस तरह के मामले होते हैं। तो आपको बड़ा पॉजिटिव रहना है, आपको एक तरफा नहीं भागना है, सीधी सी बात है। अब तो पुरुष आयोग की मांग भी होने लगी कि भैया पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। आप लोगों की क्या सोच है? बड़ा न्यूट्रल होकर आप लोग लिखिए और अपनी सोच जरूर दीजिए, क्योंकि इस तरह के टॉपिक में आपसे जरूर पूछा जाएगा कि इन पर आप क्या सोचते हैं। मानव में ईश्वर, हाँ, हम ईश्वर की आराधना मानवीय स्वरूप में सरलता पूर्वक कर सकते हैं। इसका सहज कारण यही कि प्राय ईश्वर की मानव से इतर किसी अन्य रूप में कल्पना कर पाना ना तो हमारी बुद्धि की सीमा में हो, ना ही वह हमारे मन के अनुकूल है। यदि एक चींटी में इतनी बुद्धि हो कि वह ईश्वर की कल्पना करे, तो वह ईश्वर को एक बहुत बड़ी चींटी के रूप में ही सोच सकती है। यही आस्था हमारी है। ब्रह्मा सर्वव्यापी, निराकार, निर्गुण है। हम जानते हुए भी मन को साकार में ही आधार मिलता है। और आप देखिए, समस्त मूर्तियों और चित्रों इसी अवलंबन के घोतक हैं। और विचित्र है कि हम ईश्वर को मानव रूप में पूजना तो चाहते हैं, परंतु मानव में स्थित ईश्वर की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब भी किसी अवतार या संत का धरती पर अवतरण हुआ, तो उसके भीतर की ईश्वरीय तत्व की दीप्ति इतनी प्रबल थी कि उसके समक्ष सभी से झुकाने को बाध्य हो गए। रामकृष्ण बुद्ध जैसे ज्योतिमय आत्माओं का जब आविर्भाव होता है, तभी हम ईश्वरीय अंश के साक्षात्कार में सक्षम होते हैं। जब ईश्वर हर देह में हमारे आसपास ही विचरण कर रहे होते हैं, तो ऐसा मान लीजिए कि एक लालटेन जिसका आकाश पर कलिक अधिक है, तो लौ का प्रकाश कम दिख रहा है। वहीं अवतार या संत धवल तन मन लेकर जन्मे हैं, अन्यथा अंतर कुछ भी नहीं है। मदर टेरेसा ने कहा था कि मैं जानती हूं कि मैं पीड़ितों की देह में ईसा मसीह के शरीर को ही स्पर्श कर रही हूं। मानव देह में ईश्वर को देखना आसान नहीं होता है, और उसमें किसी प्रकार की मलिनता आड़े आ ही जाती है। प्रेम करना कठिन हो सकता है, किंतु घृणा, जलन, क्रोध, तिरस्कार, दुत्कार, दूसरों को हीन समझने के भाव का त्याग करने अपने बस में हो सकता है। याद रहे कि यदि आप लोगों का सिर्फ मूल्यांकन ही करते रहते हैं, तो आपके पास उनसे प्रेम करने का ना समय होगा, ना आधार होगा। अच्छा कॉलम लिखा जाता है भैया। ये कलह बढ़ाने वाली पहल जो आप देखिए, राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया ना, उसी की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद आप लोग 67B को पढ़िए। इसके तहत उपराष्ट्रपति को हटाने की बात कही गई है। और आप देखते हैं कि इसमें आप देखिए, प्रस्ताव लाने के लिए, उन्हें हटाने के प्रस्ताव
पर कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति को कभी सफल अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं करना पड़ा, और जबकि 1963 के बाद से भारत के कई प्रधानमंत्रियों के खिलाफ जरूर कुल 31 प्रस्ताव पेश किए गए, केवल 3 बार ऐसे प्रस्ताव पास हुए हैं, गद्दी गई है। विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी इसके शिकार हो गए थे। और उपराष्ट्रपति पर आप देखते हैं कि भेदभाव करने का विपक्ष आरोप लगाया रहा है ना, तो उसी की बात होती है। और अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति और पद से हटाने की बात कही गई है। हालांकि प्रस्ताव पेश करने के बारे में 14 दिन का नोटिस देने की बात कही जाती है। और देखिए, उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। प्रस्ताव को राज्यसभा में प्रभावी बहुमत, रिक्त सीटों को छोड़कर राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों का बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमत होना चाहिए। और जब प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सभापति सदन के अध्यक्ष नहीं कह सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। और एक बात आपको और बता दूं, देखिए, ये तो मालूम है कि ये पास होने वाला नहीं प्रस्ताव, और जगदीप धनखड़ पर कोई आंच आने वाली नहीं, लेकिन एक संकेतक के रूप में विपक्ष से ला रहा है। और उपसभा जो उपराष्ट्रपति है ना, ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ये भी याद रखिएगा। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, आप देखते हैं बातें खूब हो रही हैं खूब। होम स्टे को प्रोत्साहन, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन के नए आयाम स्थापित करने की दृष्टिगत होम स्टे को प्रोत्साहन करने की नीति पर उत्तराखंड के साथ ही केंद्र सरकार भी आगे बढ़ी। नीति आयोग की टीम ने उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, केरल, गोवा की होम स्टे नीति का अध्ययन कर रही है। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके 2015 में आया था। निकट भविष्य में आयोग की संस्तुतियों के आधार पर देश में होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए केंद्र नई अथवा कार्यक्रम घोषित कर सकता है। यह स्थिति राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में सहायक होगी। पर्यटन की उत्तराखंड की आर्थिकी में महत्वपूर्ण भूमिका। पर्यटन तीर्थाटन की दृष्टि से राज्य सरकार सुविधाएं भी विकसित कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटकों की आवासीय सुविधा के दृष्टिगत होम स्टे की पहल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार अनुदान राशि देती है। साथ ही उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की वेबसाइट पर पंजीकरण कर उनके प्रमोशन में भी मदद करती है। शर्त यही है कि होम स्टे संचालक वही निवास करेगा। साथ ही होम स्टे में ठहरने वालों को राज्य की सांस्कृतिक विरासत से भी परिचित कराया जाएगा। 2018 में योजना के शुरू होने से अब तक राज्य में 5,240 होम स्टे बन चुके हैं। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे की पहल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्व सराहना कर चुके हैं। ऐसी राज्य सरकार को इस बात को लेकर भी सजग रहना चाहिए कि होम स्टे का संचालन नियमों के दायरे में रहे, होटल संस्कृति की छाया से दूर रहें। स्थानीय ग्रामीण ही होम स्टे का संचालन करें। यदि ऐसा होता है तो होम स्टे रोजगार का अच्छा माध्यम होने के साथ ही पहाड़ से हो रहे पलायन पर अंकुश लगाने में प्रभावी हो सकता है। ग्रामीण विकास को गति देने में होम स्टे सहायक हो सकता है, और ऐसी योजना को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान भी देता है। महिलाओं के सम्मान की नई पहल, तो बीते दिनों महाराष्ट्र में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। ये आप देख लीजिए, महाराष्ट्र है, मुंबई इसकी राजधानी है। 288 सीटों के लिए चुनाव हुआ था ना, 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। क्षेत्रफल में 30 नंबर पर, और देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री बने। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। चलिए, इस चुनाव कौन करवाता है विधानसभा की, आप लोग नीचे लिखिए। और आप देखिए, उस समारोह में एक नई परंपरा देखने को मिली है जो समग्र समाज को सार्थक संदेश देने वाली है। कहने का को सहज किंतु मानवीय अनुभूतियों के धरातल पर विशेष कही जाने वाली शुरुआत स्त्रियों के सम्मान के मायने समझाती है। स्त्रियों की उस भागीदारी का स्मरण कराती है जिसे आमतौर पर भुला दिया जाता है। यह पहल घर परिवार को संभालने से लेकर अपने बच्चों को काबिल और जिम्मेदार नागरिक बनाने तक महिलाओं की संवेदनाओं से पूरित श्रमशील भूमिका को रेखांकित करती है। याद रहे कि इस नई पहल के अंतर्गत मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले देवेंद्र फडणवीस ने शपथ लेते हुए अपने नाम के साथ मां का नाम भी जोड़ा है। साथ ही उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद एकनाथ शिंदे, अजित पवार ने भी अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम जोड़कर ही शपथ ली है। कुछ समाजों एवं संस्कृतियों में अपने नाम के साथ पिता का नाम लिखने की जो पुरानी एवं स्थापित परंपरा रही है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए भी मंच से देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस के नाम से संबोधित किया गया। याद रहे, उनकी माता का नाम सरिता है, जो पहले उनकी संबोधन में लिखित फिर मौखिक तौर पर इस्तेमाल किया गया। निस्संदेह आधिकारिक रूप से अपने नाम में पिता के नाम के साथ अपनी माता के नाम को भी जोड़ना एक सकारात्मक पहल है। और गौरतलब है कि इस बार महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनाने स्त्री शक्ति की अहम भूमिका रही है। महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली माझी लड़की बहन जैसी योजना का
इसमें स्पष्ट प्रभाव नजर आया। नतीजतन महिलाएं बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंची। और इसी तरह से झारखंड में आप देखिए, महिलाओं के कारण ही कहा जा रहा है कि वहां भी जीत मिली है। मध्य प्रदेश में भी महिलाओं के कारण ही आप देखिए बीजेपी को जीत मिली थी। महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी व्यापक बदलाव लाने वाली है। महिला मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी जीत के पीछे महत्वपूर्ण कारण बन सकती है, और उनकी दूसरी भूमिकाओं को समझने और मान देने की परिवेश बनाना भी स्वाभाविक। उल्लेखनीय कि यह भी है कि हमारे यहाँ मां का नाम जोड़ने को लेकर न्यायिक निर्णय भी आ चुके हैं। साल 2024 में ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक महत्व का मुद्दा बताते हुए विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों और डिग्रियों पर मां का नाम अनिवार्य करने का फैसला सुनाया था। वहीं महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी सरकारी कागजातों पर बच्चे के नाम के बाद पहले माता पिता फिर पिता का नाम और सरनेम लिखने का निर्णय लिया था। ऐसे में पिता के उपनाम वाली किसी इस परंपरा में मां का नाम जोड़ने की पहल कई मोर्चों पर सराहनीय है। और देखिए एक बात और बताऊं, नीतीश कुमार आप देखिए शराबबंदी का जो फैसला लिए रहते हैं, साइकिल वितरण का, आप देखते हैं कि इससे आप शुरू किया था, इससे आप देखते हैं कि महिलाएं नीतीश कुमार को वोट देती हैं। तो महिलाओं के लिए जहां भी जो सोच रहा है, महिलाएं उनके पक्ष में वोट दे रही हैं। और आधी आबादी है देखिए महिलाओं की, तो उन्हें अनदेखा थोड़ी कर सकते हैं। या आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ अगर देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी ना, वहां से पढ़ लीजिएगा। आर्थिक परिदृश्य तेजी में बदलती आप देखते हैं कि बदलेगी आर्थिक सुस्ती। वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी ने 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। मैं आप लोगों से कहता हूं एनसीईआरटी किताबें भैया पढ़ लिया करिएगा, बार बार कह रहा हूं, मत इन्हें अनदेखा करिए। अब जीडीपी क्या होता है? देखिए, मैं सकल घरेलू उत्पाद की बात कर रहा हूं, और किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित समय अवधि में उस उत्पादित सभी तैयार और वस्तुओं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य या बाजार मूल्य होता है। वर्तमान समय में तमाम विकसित अर्थव्यवस्थाएं सुस्ती के दौर से गुजर रही। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावना का विश्लेषण करते संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रपटे, जो संस्थाएं इस तरह की रिपोर्टों को जारी करती हैं और जो रिपोर्टें रहती हैं उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो इन रिपोर्टों के बारे में याद रखिएगा। जब आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, वहां भी इनका उपयोग हो जाता है। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि इस रिपोर्ट में वैश्विक आर्थिक क्षितिज पर मंदी के बादल मंडरा रहे हैं। मुद्रास्फीति का स्तर लगातार ऊंचा बना हुआ है। जीवन निर्वाह व्यय बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अधिकतर देशों में मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों में समन्वय का अभाव भी है। और आप देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में अशांति ने वैश्विक आर्थिक गतिविधियों और वित्तीय स्थिरता को धक्का पहुंचाया है। आईएमएफ ने वैश्विक आर्थिक समृद्धि को स्थिर और लेकिन निराशाजनक बताया। ऐसे माहौल में सबसे अच्छा बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था आशाजनक और दौर से गुजर रही है। कोविड महामारी के बाद के 3 वर्षों में लगातार आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में यह दर 8.2% तक जा पहुंची। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भी यह दर 7.2% थी। यह अनुमान था कि पूरे वर्ष के लिए यह दर 7% की थोड़ा ऊपर ठहरेगी, लेकिन गत दिनों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2024-25 की द्वितीय तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों ने जानकारी को चौंका दिया। इस तिमाही में जीडीपी ने 5.4% की रफ्तार को हासिल किया है। यह पिछले 7 तिमाहियों का सबसे निम्नतर स्तर है। वित्त वर्ष की पहली छमाही में अर्थव्यवस्था 6% की दर से बढ़ रही थी। इन आंकड़ों ने विशेषज्ञों को अपने अनुमान पर फिर से विचार करने के लिए बाध्य कर दिया। अनुमान था कि इस तिमाही में वृद्धि दर में थोड़ी कमी जरूर आएगी, लेकिन इतनी कमी अप्रत्याशित थी। अब सुस्ती के कारण क्या है? अर्थव्यवस्था की रफ्तार पकड़ती गाड़ी में झटके लगने का सबसे बड़ा कारण है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कमजोर पड़ना। आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में विनिर्माण की वृद्धि दर 2.2% पर ठहर गई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में इस क्षेत्र में 14.3% की वृद्धि दर्ज की गई थी। खनन और उत्खनन क्षेत्र में जो कमी दर्ज की गई, और आप देखते हैं कि ऋणात्मक 0.1% रही, जबकि पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा 11.1% था। लगभग ऐसा ही हाल कृषि क्षेत्र का भी रहा। कृषि में 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछली 4 तिमाहियों में सबसे निचला स्तर है। कृषि क्षेत्र रिकवर करने से चूक गया। वहीं वित्तीय
सेवाओं, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं का प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से बेहतर रहा। जानदा बेहतर प्रदर्शन लोक प्रशासन, रक्षा, दूसरी सेवाओं में रहा। इस सेक्टर में 9.2% की दर से वृद्धि दर्ज की गई। इस सेक्टर के लिए पिछले साल की इसी अवधि में यह आंकड़ा 7.27% था। अर्थव्यवस्था में सुस्ती के पीछे दो बड़े कारण थे। पहला, शहरी क्षेत्र में खपत का कमजोर पड़ना। दूसरा, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में नरमी आना। खपत या मांग अर्थव्यवस्था के पहिए को गति देता है, और जब आप देखते हैं खपत होती है तो उत्पादन होता है, उत्पादन बढ़ने से रोजगार बढ़ता है और नतीजे में आय बढ़ती है। खपत या मांग, उत्पादन, रोजगार और आय सब एक दूसरे पर निर्भर है। इधर कई तिमाहियों से खपत में नरमी देखी गई। गत दिनों नेस्ले इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सुरेश नारायण ने कहा था कि शहरी इलाकों में रहने वाले मध्य वर्ग ने अपने खर्चों में कटौती की है। वहीं बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति और उच्च उधारी दर ने भी उपभोक्ता खर्च पर असर डाला है। खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़कर 10.87% के ऊंचे स्तर तक पहुंच गई, और जिससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति कमजोर हो गई है। देश की जीडीपी में लगभग 60% का योगदान निजी खपत से आता है। पहली तिमाही में आप देखते हैं कि आम चुनाव थे, जो तो जाहिर है कि इस तिमाही में सरकार ने पूंजीगत व्यय एवं अन्य खर्चों से हाथ रोके, जिसका असर दूसरी तिमाही पर पड़ा। सरकार के कुल पूंजीगत व्यय में 15.4% की कमी दर्ज हुई। बाह्य क्षेत्र की बात करें तो आरबीआई द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़ों के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि औसत रही है। वर्तमान वैश्विक भू राजनीतिक आर्थिक परिदृश्य में वस्तु निर्यात अपेक्षाकृत कम रहा है, जबकि सेवा क्षेत्र के निर्यात से अपनी स्वस्थ वृद्धि को बनाए रखा। आरबीआई हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं इसे आप लोग। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आशाजनक है माहौल। अर्थव्यवस्था की रफ्तार में कमी या बढ़ोतरी होना समस्या सामान्य है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता रहता है। अगर गिरावट लगातार बनी रहती है तो चिंताजनक होती है, और भारतीय अर्थव्यवस्था विस्तार लेने की स्थिति में है। पिछले 3 वर्षों में 8% वृद्धि दर का रास्ता तय किया गया। विनिर्माण ने झटका दिया तो वहीं से वृद्धि की उम्मीदें भी। इसके दो कारण हैं। पहला, तमाम रेटिंग एजेंसियां इस आशाजनक माहौल की गवाही दे रही हैं। S&P ग्लोबल के अनुसार भारत की परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पिछले 4 महीनों से आप देखते 56 से 60 के बीच बना हुआ है, और 50 से आप देखते हैं कि 50 से ऊपर का इंडेक्स बताता है कि विनिर्माण के क्षेत्र में आशा का माहौल है। दूसरी यह कि पहली तिमाही में वृद्धि दर का स्तर ऊंचा था। विनिर्माण में सुस्ती की एक वजह वेस्ट इफेक्ट यानी आधार प्रभाव भी है। जब आधार कम हो गया तो इसमें वृद्धि की संभावना अधिक बढ़ गई। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि किंतु आशा भी होगी दीप्त फिर प्राची दशा। आशा उधर ही है जिधर से निराशा की झलक दिखी है। इस आप देखते हैं इस मानसूनी बारिश अच्छी हुई। खरीफ फसल की बुआई पिछले साल की तुलना में 14.10% बढ़ी, इसलिए अगली 2 तिमाही में कृषि क्षेत्र की समृद्धि अच्छी रह सकती है। वहीं फसल अच्छी होने पर खाद्य कीमतों में दबाव कम होगा, और मुद्रास्फीति में कमी की आशा है। क्रय शक्ति बढ़ेगी और मांग में इजाफा होगा। कृषि क्षेत्र रिकवरी की रफ्तार पकड़ेगा। सरकार की आकांक्षा है कि फिर 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। इसके लिए राष्ट्र को उच्च आय वाला देश बनाने का लक्ष्य रखा गया। यह तभी मुमकिन होगा जब 8% की औसत से जीडीपी वृद्धि दर हासिल करेगी। इसके लिए अर्थव्यवस्था में निवेश दरकार है, और आप देखिए सरकार को पूंजीगत व्यय बढ़ाना होगा और साथ ही निजी पूंजी निवेश को भी बढ़ावा देना होगा। आगामी वर्ष में वैश्विक वातावरण अनिश्चित रहने की आशंका है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार की टैरिफ नीतियां लेकर आएंगे, और जिससे बाह्य सेक्टर का प्रभाव होगा, और रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में अशांति से आप देखते हैं कि आर्थिक अनिश्चितता बनी रहेगी। और इसलिए जरूरी है कि सरकार सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए घरेलू मांग को मजबूत बनाए और निवेश के वातावरण को सुगम बनाए। और मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही काफी आशाजनक है। सरकार मजबूत इरादों के साथ अर्थव्यवस्था के सभी हितधारकों को साथ लेकर चले। सस्ते कर्ज के लिए अभी करनी होगी प्रतीक्षा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 11वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, और रेपो रेट कहने का मतलब वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई जो लोन देती है ना, उसी रेट की बात हो रही है। इसका मतलब यह है कि पिछले 3 वर्षों से गाड़ी, घर और कई दूसरी मददों के लिए जिन लोगों ने बैंक या वित्तीय संस्थानों से कर्ज ले रखा उसकी ईएमआई चुका रहे हैं, उन्हें इसमें कोई राहत नहीं मिलेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल हाउसिंग बैंक की अलग अलग रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2024 में 4 करोड़ भारतीयों ने सभी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से अकेले होम लोन की करीब 25 लाख करोड़ रुपए का ले रखा है। इसमें आप देखिए 60 से
प्रतिशत होम लोन तो अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा लिया गया। देश में करीब 15 करोड़ लोग हर महीने विभिन्न तरह की ईएमआई का भुगतान करते हैं। इसमें 15 से 20% ऐसे लोग हैं जो एक साथ 3-4 ईएमआई भर रहे हैं। आरबीआई का मानना है कि अगर रेपो रेट घटा दिए गए तो महंगाई 7 से 8% तक जा सकती है, लेकिन वह यह नहीं देख रहा है कि महंगाई से निपटने की तो फिर भी एक जुगत यह है कि लोग खरीदारी में कटौती करके किसी सूरत में इससे निपटने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने घर और वाहन खरीद रखे हैं, अगर उनकी बढ़ी हुई ईएमआई में किसी तरह की राहत नहीं मिल रही तो उनके साथ कितना नाइंसाफी हो रही है। मालूम हो कि बैंक से लोगों ने जितना कर्ज ले रखा है उसमें 60% से ज्यादा होम लोन और ऑटो लोन ही है, जिन्हें चाहकर भी कर्ज लेने वाले लोग सरेंडर नहीं कर सकते। आरबीआई ने अपनी तिमाही समीक्षा में यह भी पाया कि जीडीपी की वृद्धि दर 6.7% से घटकर 5.4% तक पहुंचना एक बड़ा झटका है। इससे साफ मतलब है कि घरेलू बाजार में निजी मांग में बेहद कमजोरी आई है। इससे सालाना ग्रोथ रेट भी 1 से 1.5% तक प्रभावित हुआ है। ऐसा होना स्वाभाविक है। जब लगातार पहले से ही कर्ज की किस्तें दे रहे लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी तो आखिर वे अपनी मांग को कम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। सरकार आरबीआई को विभिन्न तरह का कर्ज लिए देश के करोड़ों लोगों को राहत देने पर विचार करना चाहिए। पहले से कर्ज ले चुके लोगों की आर्थिक हालत कमजोर नहीं करनी चाहिए और नए लोगों को लोन लेने के लिए प्रोत्साहित करके अपनी आय बढ़ानी चाहिए। इसके लिए आरबीआई को नीतिगत ब्याज दरों यानी रेपो रेट को कम करना चाहिए, जिससे पहले से कर्ज लिए लोगों को भी थोड़ी राहत महसूस हो। चलिए, आपके क्या विचार हैं? आप लोग बताया करिएगा अपने विचार भैया। बताए आप लोगों के, मैं कह रहा हूं कि विचार मायने भी रखते हैं, ये भी याद रखिए। हिंदुत्व की नई लकीरों केरते मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ना, देख लीजिए। मध्य प्रदेश भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगा। 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा लगती। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। सुशासन की राह पर चलती डॉक्टर मनमोहन यादव की। चलिए, सब अस्थिर विश्व में स्थिर भारत, चलिए वो तो राजनीति की बातें हो रही हैं। राजनीति की बातें आप लोगों के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तो नहीं रहती हैं भाई। अगर आपको राजनीति करना है तो जरूर आप लोग पढ़ सकते हैं ये खबरें। मनोज कुमार की बहुचर्चित फिल्म पूर्व पश्चिम के वर्ष 1970 में आई थी। इसका नायक लंदन के इंडिया क्लब में प्रवासी भारतीयों के बीच गाता है, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। आज हम 2024 में हैं, 21वीं सदी की चौथाई यात्रा हम पूरी करने वाले हैं। पर इस दौरान अगर कुछ नहीं बदला तो वह दुनिया के सामने आइडिया ऑफ इंडिया को सामने रखने की दुविधा, भारत की विलक्षणता को लेकर गर्व के बजाय हिचक आजाद भारत में सरकार की नीति और दृष्टि में बार बार नजर आई है। खासतौर पर जब उदारीकरण के दौर में भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में शामिल हुआ तो यह दुविधा और हिचक और बढ़ गई। इसी के साथ मिटता चला गया स्वाधीनता आंदोलन के तकरीबन समानांतर प्रकट हुआ सांस्कृतिक नवजागरण, राष्ट्र गौरव का ऐतिहासिक सबक। दिलचस्प है कि 2014 में जब पहली बार भारतीय राजनीति का सूर पूरी तरह दक्षिणायन हुआ, उसी के आसपास दुनिया में सॉफ्ट पावर और सॉफ्ट डिप्लोमेसी के विचार सूत्र ने भी जोर पकड़ा। ऐतिहासिक तौर पर 2012 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की राजनीति विज्ञान जोसेफ एस नाई ने हार्ड पावर के वर्क से सॉफ्ट पावर को लेकर पहली बार एक नई वैचारिक दृष्टि दी। आज यह दृष्टि वैश्विक कूटनीति में के एक नए अनुभव को सामने ला रही है। और याद रहे कि राष्ट्रों के बीच समृद्धि में अंतर पर शोध के लिए इस वर्ष जब अर्थशास्त्रीय अध्ययन के लिए डेरान एस मोगल्यू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है ना, 1901 से शुरुआत हुई थी। तो दुनिया भर के विद्वानों के बीच यह बहस नई सिरे से शुरू हो गई कि नए दौर में राष्ट्र की समृद्धि और उसकी वैश्विक हैसियत महज आर्थिक और सामाजिक आधार पर तय होगी या सामाजिक सांस्कृतिक सबलता भी इसमें बड़ा कारक होगी। यह अकारण नहीं। आज जब कोई देश दुनिया के कई हिस्से हिंसा और अस्थिरता से घिरे हैं, तब भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र, महान लोकतंत्र के रूप में दुनिया के सामने अपनी बात कह रहा है। गुटनिरपेक्षता के दौर के बाद दुनिया काफी बदली, लिहाजा इस दौरान कूटनीतिक स्थितियां भी उलझी। ऐसे में निर्गुणता की कूटनीतिक टेक से ज्यादा बड़ी बात है विश्व शांति और समन्वय को लेकर अपनी पक्षधरता को जाहिर करना। इस पक्षधरता का अर्थ है वैचारिक फलक काफी बड़ा है। आज आप देखिए, भारत अगर विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है तो इसके पीछे बड़ा कारण हमारा अपनी संस्कृति पर वह गर्व भी है जो पूरी दुनिया में हमारी पहचान को गढ़ता है, हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को प्रतिष्ठित करता है। यह हमारी संस्कृति और उदात्त बोध को ही देन है।
और दुनिया भर में फैली निराशा, दिशाहीनता के बीच न्याय और विश्व कल्याण की मानवीय पक्षधरता के साथ भारत अपनी बात निर्भीकता से कह रहा है। और गत दिनों आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्ज टाउन में प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर रहे थे, और इस अवसर पर आप देखते हैं उन्होंने कहा कि भारत को समझना है तो आप अयोध्या की यात्रा करें, महाकुंभ का अनुभव लें। विदेशी धरती पर भारतीय नेतृत्व का पक्ष और वक्तव्य वैश्विक स्तर पर सॉफ्ट पावर के रूप में भारत के उदय की गंभीर और बेहद सोची समझी प्रस्तावना है। यह वही समझ और प्रस्तावना है जो स्वाधीनता संग्राम के दिनों में पंडित जवाहरलाल नेहरू को डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखन के दौरान समझ में आई। इस पुस्तक में खासतौर पर उन्होंने कुंभ में आस्था के लिए जुटे करोड़ों लोगों की आध्यात्मिक चेतना, अगाध बोध की बात कही है। और यह बात है कि आजादी के बाद बन रहे बांध और कारखानों के बीच खुद पंडित नेहरू ने अपनी इस समझ से पूरी तरह चूके। दिगर बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इस चूक को आगे चलकर अपनी विचारधारा मान लिया। छदम पंथ निरपेक्षता के नाम पर भारतीय संस्कृति से मुंह मोड़ने की कीमत आज देश में कांग्रेस धर्मी दल ही नहीं उठा रहे। लंबे समय तक देश के राजनीतिक, सामाजिक चेतना, समग्र सांस्कृतिक बोध को भी इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा। लिहाजा आज अगर देश में इतिहास, संस्कृति और विरासत को केंद्र में रखकर सियासी ताना बाना बुना जा रहा है तो यह अस्वाभाविक नहीं है, बल्कि दशकों के अनुभव के साथ सीखा गया जरूरी सबक है। और इस सबक के साथ अच्छी बात यह है कि इस विवेक के साथ आज हम जहां हिंसा और तनातनी के वैश्विक दौर में सनातनी परंपरा की बात कर रहे हैं, वहीं भविष्य की चुनौतियों से डरे विश्व को संबल भी दे रहे हैं। और भैया इस तरह से आप देखेंगे कि आपके संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।